हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल गूगल प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग देखेंगे साइंस का एमसीक्यू जो भी इम्पोर्टेंट है उसको आगे देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है और जो भी इम्पोर्टेंट है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है और इसको हम लोग देखेंगे डिटेल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, जब जब एक बस अचानक चलती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। क्या ये तीसरे नियम का पालन करता है? तो नहीं। रॉकेट को लॉन्च करना, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ के पीछे की ओर ले जाना, जब हम पैदल चलना एकाएक बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो रॉकेट लॉन्च करना है वो है गति के तीसरे नियम। गति का तीसरा नियम क्या कहते हैं? वो क्रिया और प्रतिक्रिया के विपरीत जो है वो बल लगाता है। जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं, जब हम ये रॉकेट ऊपर जाता है तो ये नीचे की तरफ भी बहुत ही फोर्स लगाता है। तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब एक बस अचानक चलती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका दे लगता है। तो ये किस नियम पे आधारित है? तो ये जो है फर्स्ट नियम पे आधारित है। इसी को विराम का जड़त्व कहते हैं। कि इसको क्या कहते हैं? जब कोई गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है, जब स्थिर है वो स्थिर ही रहना चाहती है। तो बस जब चलती है तो वो चलना ही चाहती है, वही एकाएक रुकता है तो आदमी को पीछे की ओर झटका लगता है। और सेकेंड हो गया है, थर्ड कहता है तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे ले जाना। तो ये किस नियम पे है? ये है आवेग का सिद्धांत। आवेग का सिद्धांत यानी कि ये जो है ये चोट लगने से बचाता है, जो एकाएक चोट लगता है उससे। और ये न्यूटन के जो है दूसरा नियम का भी पालन करता है। और चौथा है, जब हम पैदल चलना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। ये भी जो है फर्स्ट नियम पे ही आधारित है। ठीक है, आरोपित बल करने पर वस्तु की दिशा में गति करता है। ये हो गया फर्स्ट नियम। और तीसरे नियम की बात करें तो इसका और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे बंदूक से गोली चलता है तो वो आपको पीछे की ओर भी धक्का देता है। तो ये विपरीत दिशा में भी प्रतिक्रिया करता है, इसलिए थर्ड नियम का पालन करता है। और नाव से किनारे पे कूदने पर नाव को जो पीछे की ओर हट जाता है, जब आप नाव लगा रहता है और जब आप उसको कूदिएगा तो नाव जो है पीछे की ओर हटने लगता है, यानी कि आप पीछे की ओर भी धक्का लगा रहे हैं। तो ये भी तीसरे नियम का ही पालन करता है। अगला क्वेश्चन है जनन, ये दूसरा है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन, पुरुष जन्म, विखंडन और वनस्पतिक जनन। तो इसका राइट आंसर है वनस्पतिक जनन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसको इंग्लिश में कहते, कहीं इसका इंग्लिश नाम भी दे देता है। तो इसका हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका हो गया, यानी कि ये जो पौधे के किसी भी शरीर से, उसके किसी भी हिस्से से जो है नया पौधा के उगाने को क्या कहते हैं? वनस्पतिक जनन। इसका कौन कौन सा भाग उपयोग लाया जा सकता है पौधे का? तो जड़ हो गया, तना हो गया, और क्या हो गया? पत्ती हो जाता है। पत्ती से भी उगा सकते हैं और कंद से भी उगा सकते हैं। तो ये सारा चीज होता है। और वनस्पतिक जो जनन होता है वो एक अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल का जरूरत नहीं होता है, तो उसी को अलैंगिक जनन कहते हैं। पत्तियों द्वारा भी होता है। तो पत्तियों द्वारा कौन कौन से जो पौधे हैं वो वनस्पतिक जनन करते हैं? तो फाइलम जो होता है, फाइलम, उसमें जो है पत्तियों द्वारा जनन होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है? यानी कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे ज्यादा तीव्र गति से गमन करेगा?
निर्वात, गैस, ठोस, द्रव। तो इसका राइट आंसर है ठोस। ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि तेज चलता है, उसके बाद से चलता है द्रव में, उसके बाद से चलती है गैस में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसका उल्टा हो जाता है प्रकाश। प्रकाश जो सबसे ज़्यादा जो है निर्वात में चलता है। ठीक है, और हम लोग ये भी याद रखेंगे कि किस किस में कितना जो कितना गति से वो गति करता है। तो बात करते हैं। तो देखिए, एल्युमिनियम में होता है 64-20, 64-20। और निकेल में कितना होता है 60-40। ठीक है, और हाइड्रोजन में कितना होता है 12-84। और ऑक्सीजन में होता है 316। एल्युमिनियम 64-20, निकेल 60-40, हाइड्रोजन 12-84 और O2 316। इसको हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता है। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है धातु, उपधातु, अक्रिय गैस और अधातु। तो इसका राइट आंसर है अधातु। अधातु ही है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और जो हम लोग बात करें अधातु का बात करते हैं, तो अधातु जो है आवर्त सारणी में अधातु की कितनी संख्या होती है? तो आवर्त सारणी में कुल 22 अधातु होता है, जिसमें से जो है 11 गैस है और एक जो है द्रव है और 10 जो है ठोस होता है। और वो एक द्रव कौन सा है? ब्रोमीन है। ब्रोमीन ही एक ऐसा जो है अधातु है जो कि द्रव अवस्था में होता है। तो बात करते हैं अधातु की। तो अधातु जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही कुचालक होता है। दोनों का क्या होता है? कुचालक होता है। और बात करते हैं कि आवर्त सारणी में जो है अधातु को कहाँ रखा जाता है? तो अधातु को जो है दाहिने तरफ रखा गया है आवर्त सारणी में। क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान इसमें क्या क्या दिया है? 6 × 10⁻²৪, 6 × 10⁻23, 6 × 10⁻24 और 6 × 10⁻23। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 6 × 10⁻20। ये पावर है, तो इसको आप लोग देखिएगा, इसको पावर है 6 × 10⁻24 kg जो है पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? यानी कि लैटिन भाषा में कौन सा? तो आयरन, क्लोरीन, कार्बन, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर है आयरन। आयरन। ठीक है, तो जो आयरन का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? 26 होता है। ठीक है, और लोहा का प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और जो लोहा जो होता है वो चुंबक, मैग्नेटाइट लोहे का चुंबकीय अयस्क है। ठीक है, और लोहा एक जो है, लोहा का बात करते हैं, लोहा एक संक्रमण धातु भी है। क्लोरीन का जो प्रतीक होता है Cl होता है। कार्बन का जो प्रतीक होता है C होता है। एल्युमिनियम का Al होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त प्राणी है? तो मछली, मेढक, मगरमच्छ, कबूतर। तो इसका राइट आंसर है कबूतर। गर्म रक्त यानी कि क्या होता है? यह नियत ताप को ही बोला जाता है। नियत तापी जो भी मतलब होते हैं जंतु, उसको ही गर्म रक्त का प्राणी कहते हैं। और कबूतर जो है वो पक्षी वर्ग में आएगा, ये भी पूछता है। और जो इसका जो इनका चैम्बर होता है, इनके कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है। और उभयचर जो प्राणी होता है वो जो होता है वो उभयचर में आते हैं मगरमच्छ। ये जो है अनियत तापी होता है। अनियत तापी मतलब क्या? कि इनका जो है तापमान नहीं बदलता है, मौसम के परिवर्तन के साथ साथ इनका तापमान जो बॉडी का वो नहीं बदल पाता है।
सॉरी नहीं, नियत नहीं रह पाता है, यानी कि मौसम के साथ साथ ये चेंज होते रहता है। ठीक है, नियत मतलब कि वो स्थिर रहता है। तो जो मगरमच्छ उभयचर के प्राणी जो होता है वो अनियत ताप होते हैं, यानी मौसम के साथ साथ उनका जो है टेम्परेचर बदलते जाता है। और स्तनधारी जो होता है वो नियत तापमापी होते हैं। नियत तापमापी मतलब इनका जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है हमेशा सेम होता है, कभी नहीं बदलता है। अगर मान लीजिए कि ठंडा में अगर हम लोग का टेम्परेचर अगर कम हो जाता और तो हम लोग को स्वेटर पहनने का ज़रूरत नहीं पड़ता, तो इसीलिए हम लोग का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर उतना ही रहता है, गर्म रहता है, और बाहर का हवा जो ठंडा रहता है इसलिए हम लोग को ठंडा लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पतंगा, हाथी, शार्क और पोर्पोइसेस। तो इसका राइट आंसर है पोर्पोइसेस जो है वो पराध्वनि उत्पन्न करता है। तो पराध्वनि की बात करते हैं कि कौन कौन सा जानवर जो है जो उत्पन्न कर सकता है। और परापोइस जो है वो एक जलीय समुद्री जीव है, स्तनधारी है, वो डॉल्फिन के ही समान दिखता है। तो पराध्वनि की बात करते हैं कौन कौन उत्पन्न कर सकता है। चमगादड़ उत्पन्न करता है। चमगादड़ पराध्वनि के माध्यम से ही रात में अपना जो है रास्ता ढूंढ पाता है। और चूहा भी उत्पन्न करता है। और डॉल्फिन तो उत्पन्न करती ही है, ये भी उत्पन्न करती है। पराध्वनि की अगर बात करें तो पराध्वनि कितना हर्ट्ज तक होता है? तो 20,000 से ऊपर का होता है। ये 20,000 से ऊपर की ध्वनि को हर्ट्ज को क्या कहते हैं? पराध्वनि। और अश्रव्य किसको कहते हैं? 20 हर्ट्ज से कम को। और जो श्रव्य ध्वनि होता है वो कितना होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और जो पराश्रव्य होता है, पराश्रव्य ध्वनि को जो है मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो पराश्रव्य को कौन कौन सुन सकता है? तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि ये सब सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है? 7 से कम को क्या कहते हैं? अम्ल। जिसका भी पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या कहलाएगा? अम्ल। और 7 जो होता है वो उदासीन होता है। 7 तो उदासीन हो गया। पानी का पीएच मान होता है 7, और 7 से अधिक जो जिसका भी पीएच मान होगा वो कहलाएगा क्षार। ठीक है, तो यानी कि 7 से कम यानी कि अम्ल बताना है कि इसमें से कि कौन है। तो अमोनियम क्लोराइड या क्लोराइड होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर है अमोनियम क्लोराइड। यानी कि अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान 7 से कम होता है। कितना होता है? 5.35 इसका जो होता है पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, जो निषेचित अंडा होता है युग्मनज में प्रत्यारोपित हो जाता है। यानी कि जब निषेचन हो जाता है वो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट मतलब युग्मनज। तो कहाँ इम्प्लांटेशन होता है? उसका इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यानी कि प्रत्यारोपित कहाँ होता है? तो गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय, गर्भाशय, योनि। तो इसका राइट आंसर है गर्भाशय। यानी कि देखिए ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ पे होता है ओवरी, और ये है फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ से जो है स्पर्म जाता है और इसका जो है फ्यूजन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। जब ये जाइगोट बन जाता है, जब भ्रूण के रूप में आ जाता है, तो इसका जो है प्रत्यारोपण यहाँ हो जाता है, यहाँ होता है यूट्रस। तो यहीं पे जो है उसका डेवलपमेंट होता है। जब जो वो एग होता है, जो एग होता है वो उसका जब फ्यूजन हो जाता है यानी संलयन हो जाता है, तब वो क्या कहलाता है? युग्मनज यानी कि जाइगोट कहलाते हैं। तो चलिए ये जो है ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।